आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित इकाई 12 बैंकिंग। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं बैंकिंग। बैंकिंग में अभ्यास 12 का पहला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। इसमें अभ्यास 12 में जो पहला प्रश्न है वो है कि विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। बैंक से संबंधित चैप्टर है। तो खाते, तो पहला खाता होता है बैंक में खुलता है बचत खाता, सेविंग्स बैंक अकाउंट। दूसरा खाता होता है चालू खाता। तीसरा खाता होता है सावधि जमा खाता। चौथा आवर्ती अथवा संचयी जमा खाता। पांचवा होता है अल्पवयस्क का खाता। इस प्रकार से ये 5 खाते बैंक में खुल सकते हैं। बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती संचयी या संचयी जमा खाता, अल्पवयस्क का खाता। ये 5 प्रकार के खाते बैंक में खोले जा सकते हैं। तो इसमें प्रश्न में दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। तो ये इस तरह के नाम लिख दिए गए हैं इसमें पहले। तो ये वाला प्रश्न पूरा हो जाएगा। केवल नाम पूछे गए हैं और प्रमुख खातों के नाम पूछे गए। इसके अलावा 1-2 खाते और भी खुल सकते हैं, जैसे ऋण वाला खाता होता है, जैसे तो उस तरह से लोन का खाता होता है, ये अलग खाते। लेकिन सामान्य रूप से जो प्रमुख खाते हैं ये इस तरह से है कि बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती संचयी जमा खाता और अल्पवयस्क का खाता। इस तरह से 5 खाते हो जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है इसमें चेक क्या है। चेक के प्रकार लिखिए। तो चेक क्या है? जैसे जब अपन बैंक जाते हैं तो पैसा निकालने के लिए एक फॉर्म भरते हैं, आहरण फॉर्म, तो वो कहलाता है विड्रॉवल, आहरण पर्ची। उसके अलावा आहरण पर्ची बैंक से ही मिलती है, जो वहीं पे काउंटर पर रखी रहती है। उसके अलावा जो हमारे पास हमारे नाम इशू हो जाती है बैंक के खाते से, अपने खाते के नाम से, नंबर से, तो वो कहलाती है चेक। तो चेक क्या है? ये भी पैसे निकालने के, पैसे ट्रांसफर करने के और आरटीजीएस, एनईएफटी आदि करने के काम में आता है। तो ये वैसा है जैसे पैसा निकालने के लिए आहरण फॉर्म, विड्रॉवल फॉर्म होता है, उसी प्रकार से आहरण पर्ची या विड्रॉवल पर्ची, तो उसी प्रकार से ये चेक होता है। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने, रुपए को ट्रांसफर करने एक खाते से दूसरे खाते, आरटीजीएस करने में और एनईएफटी करने के काम में आता है। चेक 3 प्रकार के होते हैं। चेक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाहक चेक या धारक चेक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बियरर चेक। दूसरा चेक होता है आदेशित चेक, ऑर्डर चेक। तीसरा होता है रेखांकित चेक या क्रॉस चेक। इस प्रकार से 3 चेक के प्रकार हो जाते हैं। तो 2 प्रश्न दिए हुए थे पहले इसमें कि विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम, तो ये खातों के नाम लिखे हैं। फिर चेक क्या है और चेक के प्रकार, तो इसमें यही चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने, ट्रांसफर, आरटीजीएस, एनईएफटी करने के काम आता है। चेक 3 प्रकार के होते हैं, वाहक चेक या धारक चेक, आदेशित चेक और तीसरा होता है रेखांकित चेक। अब अपन करते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, एक बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नांकित हैं। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो नवंबर माह के अंत में मिलने वाले ब्याज का परिकलन करिए। तो यहां तक ये सवाल है, कितना दिया हुआ, यहां से यहां तक ये सवाल है। तो इसमें एक बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नांकित हैं। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो नवंबर माह के अंत में मिलने वाले ब्याज का परिकलन कीजिए। तो रिजर्व बैंक द्वारा क्या होता है कि जो बैंक है तिमाही, बैंक रिजर्व बैंक द्वारा जो ब्याज है तिमाही दिया जाता है और दैनिक अवशेष पर दिया गया जाता है।
कि एक दिन में पूरा कितना बचा होगा। तो दैनिक अवशेष निकाल के कि प्रत्येक दिन का एक दिन में कितना बचा, कितने कितने दिन कितना उसका बैलेंस रहा, अवशेष रहा। तो इस प्रकार से जब पूरा ब्याज पूरा मूलधन आ जाएगा, जो दैनिक अवशेष होगा पूरा, तो वो मूलधन के रूप में होता है और दर इसमें दी हुई है। और समय क्या होता है, एक दिन का। एक दिन समय कैसे निकलेगा कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। तो एक दिन का निकाल के दिया जाता है इसमें, यानी कि जो मूलधन है वो बढ़ा दिया जाता है। मूलधन को अपन एक दिन के लिए निकाल लेते हैं। जैसे पूरा मूलधन है तो हर दिन कितना कितना मूलधन रहा, तो टोटल मूलधन यानी एक दिन पूरा पैसा जमा मानो। इसमें क्या माना जाएगा कि अपना पैसा केवल एक दिन के लिए बैंक में जमा रहा और एक दिन में उतना पैसा कितना ब्याज दे देगा। इस तरह से इसका परिकलन किया गया है। अगर इसको समझे तो इस तरह से आता है ये कि पूरा पैसा आपने जैसे महीना भर्ती हर तिमाही में अपन को ब्याज मिलता है रिजर्व बैंक द्वारा, तो जो पूरा मूलधन होता है, मूलधन क्या होता है, दैनिक अवशेष। मूलधन बराबर कुल दैनिक अवशेष और प्राप्त ब्याज बराबर वही साधारण ब्याज का फार्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो समय क्या लेते हैं, एक दिन का, यानी अपन उसमें समय ले लेते हैं एक दिन का। एक दिन बराबर होता है 1/365 वर्ष। एक दिन बराबर कितना होता है, 1/365 वर्ष। यानी चूंकि एक वर्ष में समय वर्ष, एक दिन में, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो इसलिए अपन 365 का भाग दे देंगे तो एक दिन का समय आ जाएगा वर्ष में। तो इस तरह से है। तो एक अब इसको अपन कैसे लगाते हैं, अपन को प्रत्येक दिन का अवशेष निकालना पड़ेगा कि एक दिन में कितना जमा रहा, दूसरे दिन कितना जमा। तो देखो इधर इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 1/11/2015 1/11/2015 को जो पिछले पन्ने से अग्रणी, माने इसको क्या किया गया, फॉरवर्ड किया गया, पिछले पन्ने से आगे वाले पन्ने में लाया गया है। बैक फॉरवर्ड कहलाता है कि उसको आगे लाया गया है पीछे वाले को। तो 1/11/2015 को 90,000 रुपए खाते में शेष थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि 10 तारीख को जमा किया गया, कितना, 20,000 जमा पर्ची द्वारा जमा किया। तो ये हो जाएगा 90 में 20,000 जुड़ जाएंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 तारीख को एटीएम द्वारा 7,000 रुपए निकाल लिए गए, तो 1,10,000 से फिर बैलेंस कितना बचेगा, 1,03,000। फिर 30 तारीख को नगद जमा कर दिया गया, नगद जमा किया गया 6,900। तो फिर ये वाला हो जाएगा पूरा 1 लाख, कितना हो जाएगा, 1,09,900, 1,09,900। इस तरह से हो जाएगा। अब अपन को निकालना है इसका दैनिक, ये तो यहां तक सवाल ही था। अब दिनांक 1/11/2015 से, दिनांक 1/11/2015 से ये 10 लिखा है जो, तो 10 के एक दिन पहले, क्योंकि 10 तारीख को तो ये जमा किया गया तो 10 को तो बढ़ गया, तो 9 तारीख तक कितना जमा रहा, यानी कि 1 तारीख से 9 तारीख तक कितना जमा रहा। 1 तारीख से यहां जैसे 10 लिखा तो इसका 1 तारीख पहले लिखना है अपन को कि दिनांक 1 से ये 10 लिखा तो 10 के एक दिन पहले, क्योंकि इस तारीख को कुछ बढ़ गया है तो ये वाला अगले में आएगा। तो 10 तारीख के पहले, तो 9 तारीख को 1 से 9 तक, यानी कितने दिन हो जाएंगे, इसमें से घटा देंगे, 9 में से 1 घटाएंगे 1 और फिर 1 जोड़ देंगे। इसमें से 9 में से 1 घटाया तो 8 आया, 8 में 1 जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा, 9। या इसको ऐसे नहीं करना तो गिन लो, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन होते हैं। तो प्रत्येक दिन कितना जमा रहा, यानी एक दिन जमा रहा 90,000, तो 9 दिन कितना जमा रहेगा, ये 9 दिन में कितना, ये हो जाएगा कितना, 8 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8,10,000। तो ये कितना हो जाएगा 9 दिन में, 8,10,000। इस तरह से। अब इसी प्रकार से अब 10 तारीख से, अब 10 तारीख से कहां तक लेंगे, अगले में दिनांक 10 से 14 तक, क्योंकि 14 तारीख को फिर घट गया, 14 तारीख को अमाउंट क्या हो गया, घट गया, 15 को घट गया, 15 को घट गया तो 14 तक बराबर रहा, 15 को घटा तो अपन 10 तारीख से कहां लेंगे, 10 से 14 तक, 10 से 14 तक कितने दिन हो जाएंगे, इसमें से घटा देंगे, 14 में से 10 घटाया 1 जोड़ दिया
तो 4 बचेंगे तो 4 में 1 जोड़ दिया जाता है, तो ये 5 दिन आ जाए। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो गिन लो, 10 10 11 12 13 14, तो ये 5 दिन हो जा रहे हैं। यहां पर भी गलती होती है ना ये दिन गिनने में, जैसे 10 से 14 तो अपन क्या कहेंगे कि 4 दिन हुआ, लेकिन 4 दिन नहीं होता है, ये कितना होता है 5 दिन होता है। तो 5 दिन का दे देगा अवशेष, तो 5 दिन ये कितना रहा, 10 तारीख को कितना हो गया था 1,10,000, तो 1,10,000 एक दिन रहा, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,50,000। 5,50,000 एक दिन में 1,10,000, तो 5 दिन में 5,10,000, ये उसका मूल अवशेष हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले में देखो 15 तारीख से 30 तारीख तक, तो ये 15 से लेके अब इसको अगले में लेंगे 15 से 29 तक, क्योंकि 30 तारीख को पैसा निकाला इसमें जमा किया गया, तो फिर बढ़ गया अमाउंट, तो अपन यहां लेंगे कितना कि 15 तारीख से 29 तारीख तक, एक दिन पहले 15 से 29 तक, 15 से 29, तो 29 में से 15 घटाओ, इसको क्या करेंगे 29 में से 15 घटाया तो यहां पे आ जाएगा 4 और यहां पे 1, इसमें फिर 1 जोड़ देते हैं तो ये 15 आ जाता है। इसमें चाहे जिसमें करो तुम, तो 9 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा 8, और इसमें से 1 जोड़ दो तो ये 9 दिन आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखो 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 1 जोड़ देंगे तो इतना दिन आता है, 5 दिन आ जाएगा इसमें, यहाँ पे 9 दिन आ जाएगा, यहाँ पे 15 दिन आ जाएगा, तो ये 15, तो 15 दिन का देने का अवशेष कितना हो जाएगा 1,03,000 था इसमें 15 तारीख को, तो उसमें तो हो जाएगा 15,43,000, 15,43,000। अब बचा 30 तारीख का, केवल दिन 30 तारीख के लिए, तो 30 तारीख में कितना है वो लिखा हुआ एक दिन का, 30 तारीख के लिए क्या रहेगा केवल एक दिन का, तो 30 तारीख का देने का अवशेष कितना लिखा हुआ है इसमें 1,09,999, 1,09,900 इतना लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से 30 तारीख का एक दिन का देने का अवशेष हो जाएगा यही 1,09,900, 1,09,900, इसमें 1 का गुणा होगा। अब ये मूलधन के रूप में आएगा टोटल कुल अवशेष, तो इसमें सूत्र में जो मूलधन है वो आएगा कुल दैनिक अवशेष, तो अपन इन सबको जोड़ देंगे 8,10,000, 5,50,000, 15,43,000, 1,09,900, इन सबको जोड़ देंगे तो ये जोड़ेंगे तो ये कुल मूलधन होगा, तो ये आ जाएगा 30,14,900, ये क्या हो जाएगा टोटल मूलधन हो जाएगा। दर दी हुई है सवाल में 4%, समय होता है इसका रिजर्व बैंक द्वारा ये दिया जाता है कि समय एक दिन के लिए निकाल, पूरा पैसे का मूलधन बढ़ा दिया अपन ने, एक दिन के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन किसी दिन कोई आदमी एक दिन में कुछ रखता है धन, दूसरे दिन उसका धन कुछ हो जाता है, तीसरे दिन कुछ हो जाता है, तो उसको घाटा ना हो और कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग हिसाब लिया जाता है प्रत्येक, तो इसके लिए प्रत्येक दिन का ब्याज उसको व्यक्ति को मिल जाए, तो इसलिए पूरा जो मूलधन है कुल देने का अवशेष, तो इसको अपन ने बढ़ा दिया, समय एक दिन माना, तो एक दिन का समय हो जाता है इतना, अपन ने इस सूत्र में लिखा, प्राप्त ब्याज कितना ब्याज मिलेगा इसको नवंबर माह के अंत में, जितना पैसा उसके में जमा था पहले से, पिछली तिमाही से जमा था, हर तिमाही में पैसा मिलता है, जैसे जनवरी में अगर होता है तो जनवरी फरवरी मार्च में मिलेगा, फिर अप्रैल मई जून में मिलेगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में मिलेगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिलेगा, इस प्रकार से हर तिमाही में पैसा मिलता है। तो लेकिन जो कैसे मिलता है तो इसी तरह से गणना की जाती है कि हर महीने में कितना कितना, तो इसमें उन्होंने पूछा है इस वाले प्रश्न में कि नवंबर माह के अंत में मिलने वाले, क्योंकि ये प्रश्न अपन को सवाल दिया हुआ है, तो इसमें नवंबर माह के अंत में मिलने वाली ब्याज की गणना करना है, परिकलन करना है। तो नवंबर माह के अंत में कितना पैसा था उसमें 1,09,900 रुपए, तो इसको जहां से अपन को दिया है सवाल वहां से अपन ने उसके देने का अवशेष निकाल दिए कि 9 दिन कितने रुपया जमा रहे, टोटल 9 दिन रहे 90,000 रुपया, तो 90,000 का 9 दिन का टोटल कितना हो गया 8,10,000, फिर 5 दिन रहे उसमें कितने पैसे 1,10,000 जमा रहे, फिर अगले 15 दिन कितने पैसे जमा रहे 1,03,000 जमा रहे, फिर अंतिम एक दिन कितने रहे 1,09,900
रुपया रहे। तो इस प्रकार से ये टोटल, पूरा टोटल जो यहाँ पे इसका गुणा करके आ जाएगा, तो आ जाएगा मूलधन के रूप में आएगा, कुल देने का अवशेष, इसको जोड़ लेना और बस इसमें रख देना। अब अपन ने मूलधन लिख लिया 30,14,900 गुणे 4 गुणे 365 बटे 100। तो अब देखो इससे 100 से 100 काट दो, ये वाले इससे ये वाला काट दो, इससे ये काट दो। आगे की लाइन में कितना आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं अपन, या इसको और भी काट सकते हैं, अगर चाहें तो इसको और भी काट सकते हैं। तो इसको काटे अगर 5 से, तो शायद 5 से कटे, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 है अंत में, 9 के पहाड़े में कहीं 5 नहीं आता है। तो इसको अभी गुणा कर लेते हैं इसको। तो इसका जब गुणा करेंगे और फिर 365 का भाग दे देंगे, तो 4 का गुणा करें इसमें, आगे की लाइन में क्या लिखेंगे, 4 का गुणा इसमें करेंगे। 4 नाम 36, 36 की 6, 4 नाम 36 की 6, हासिल आएगी कितनी, 3। 4 का गुणा कर रहा है इसमें, 4 नाम 36, 36 की 6 हासिल आएगी कितनी, 3। फिर 4 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 चौको 16, तो 17, 18, 19, 19 की 9 हासिल आएगी 1। फिर 4 का गुणा 1 में, तो 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, इस तरह से। फिर 4 का गुणा 0 में, तो 0। फिर 4 का गुणा 3 में, तो 4 तिहाई 12, कितने आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे 12, और बटे गुणे 1/365 है, गुणे 1/365, इस तरह से आ जाएगा। तो 1 का जब गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो बराबर आ जाएगा इतना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,20,000, 1,20,596 बटे 365। अब इसमें 365 का भाग दे देंगे, 365 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो उतना ब्याज आ जाएगा। तो अब इसको भाग देते हैं, भाग देके देख लेते हैं। जब अपन भाग देंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 330 रुपए 40 पैसे। इसका जब भाग देंगे तो अपन आएगा 330 रुपए 40 पैसे। भाग दे के देख लेना, इतना ही आएगा 330 रुपए 40 पैसे। चाहे तो अपन यहां से भाग दे, देखो इधर भाग देख लेते हैं रफ में, 0,596, तो यहां भाग दिया अपन ने कितने, 365 का। ये रफ वाला काम है, मान लीजिए ये क्या है, रफ का। तो अपन ने भाग दिया, तो इसको 3 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 9 3 बार जाएगा इसमें पहाड़ा, 3 बार जाएगा। तो कहां से लिखेंगे अपन इसको, देखो 365 में 3 का गुणा करें, तो 3 पांचे 15 हासिल आएगी 1, 3 छंग 18, 1 19 हासिल आएगी 1, 3 से 9 और 1 10, तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा 9 5। अब इसको घटाएं अपन, तो यहां पे कितना बचेगा, 0, यहां बचेगा 1, और यहां पे 2 से यहां पे भी 1 बचेगा, तो यहां बचेगा 0, क्योंकि यहां से अपन ने ले लिया 1, तो यह 10 हो गया, यहां पे 1 बचेगा, इस तरह से। अब उतारेंगे कितने, 9। अब देखो फिर कितने बार जाएगा, फिर भी 3 ही बार जाएगा, कितना ही आ जाएगा 1095। अब इसको घटाएंगे तो यहां पे आएगा 4, ठीक है। तो यहां से इसको घटा लेंगे तो 10 हो जाएगा ये, तो यहां पे आ जाएगा 1, कितना आएगा 1, 9 में से 10 में से 1 जा। अब यहां 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, और फिर 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 0, इस तरह से आ जाएगा। अब उतारेंगे कितना अपन, उतारेंगे कितना 6। अब कितना उतारेंगे अपन 6। तो अब ये भाग न जाने का 0, भाग न जाने का कितना आएगा 0, और फिर इसमें एक 0 बढ़ा देंगे, भाग न जाने का 0 और फिर इसमें बढ़ा देंगे 0, तो फिर इतना अभी कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, अब ये चला जाएगा 4 बार। तो 4 का गुणा करें इसमें, तो 4 का गुणा करते हैं इसमें, 4 पंचे 20, 20 की 0 हासिल आएगी 2, 4 छंग 24 और 2 26,
26 की 2 हासिल आएगी, फिर 2, 4 तिहाई 12, फिर 13, 14, ये आ गया 1460। तो देखो पूरा पूरा ये कट जा रहा है, 1460 इससे कट गया, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा इसमें 330.4। तो ये टोटल ब्याज आ जाएगा इतने रुपए, इतने रुपए। ये इसका उत्तर आ जाएगा कि कितना ब्याज का परिकलन करना है। तो ये 330 रुपया 40 पैसे या 330। इस प्रकार से ये सवाल पूरा हो जाएगा। अब इसका अगला सवाल अपन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।